Hello students, today we will study about third important topic of 11th chapter of 12th class chemistry, that is ether. ईथर हमारे लिए कोई नया नाम नहीं है। 11th क्लास से ही जब से हम नोमेनक्लेचर शुरू करते हैं उसमें हम इस नाम को कई बार देखते हैं और अब तक 10th चैप्टर और 11th चैप्टर में अल्कोहल में भी ये नाम बार बार आया है, ईथर। ईथर क्या है? इसका क्रियात्मक समूह सिर्फ ऑक्सीजन। हम जानते हैं ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है। ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसी जब 2 एल्किल ग्रुप से हम फिल करते हैं या फिर 2 एरिल ग्रुप से फिल करते हैं या फिर एक एल्किल एक एरिल ग्रुप से फिल करते हैं तो जो केमिकल कंपाउंड हमें ऑब्टेन होता है वही क्या कहलाता है? ईथर कहलाता है। अब यहाँ आर वैसे तो जनरली हम एल्किल ग्रुप से मानते हैं, लेकिन यहाँ आर एल्किल भी हो सकता है और एरिल ग्रुप भी हो सकता है। एरिल मीन्स C6H5 ग्रुप भी हो सकता है, बेंजीन रिंग भी हो सकती है आर की जगह। दूसरी बात, जब दोनों ही ये आर सेम है, जैसे इधर CH3 है और इधर भी CH3 है, तो इस प्रकार का जो ईथर होता है वो सिंपल ईथर कहलाता है। और अगर ईथर के ऑक्सीजन से जुड़ने वाले दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं, इधर CH3 है इधर C2H5, तो ये मिक्स्ड ईथर कहलाता है। ठीक है। थर्ड बात यह है कि हम जानते हैं वाटर क्या होता है? HOH। ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसी जब हाइड्रोजन से फिल होती हैं तो ये वाटर कहलाता है। इसका मतलब ईथर जो है एक तरह से वाटर का ही डेरिवेटिव हुआ, यानी कि वाटर के हाइड्रोजन हमने जब एल्किल ग्रुप से रिप्लेस कर दिए तो वो क्या बन गया? ईथर। इसलिए ईथर को वाटर का डेरिवेटिव भी कहते हैं। ठीक है। अगली बात यह है कि ईथर को हम अल्कोहल का एनहाइड्राइड भी कहते हैं, एनहाइड्राइड ऑफ अल्कोहल। एनहाइड्राइड क्या होता है और उसका फॉर्मेशन कैसे होता है? देखो ध्यान देना, ये क्या है? एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड के ऐसे ही दूसरे मॉलिक्यूल की रिएक्शन जब इसके साथ करवाएं तो यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। तो यहाँ से H रिलीज हुआ, यहाँ से OH रिलीज हुआ। एक एसिटिक एसिड के OH ग्रुप से हाइड्रोजन रिमूव होता है और एक एसिटिक एसिड के पूरा OH ग्रुप ही रिमूव हो जाता है। तो देखो किसका फॉर्मेशन होता है? ये ऑक्सीजन डायरेक्ट इस कार्बन से आकर जुड़ जाता है। CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, यानी कि एनहाइड्राइड बोलते हैं इसको। ये एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप है। अब हम अल्कोहल की बात करते हैं। ऐसा ही काम हम अल्कोहल के साथ करें। कैसे? यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज करें तो इसका ऑक्सीजन डायरेक्ट इसके साथ आकर जुड़ जाएगा, CH3O CH3, और ये क्या बन गया? ये तो ईथर बन गया। तो इसीलिए जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करके एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं और उनसे एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, तब एक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है। ऐसे ही अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट जब करते हैं और उनसे जब वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है तो ईथर का फॉर्मेशन होता है। इसीलिए हम ईथर को अल्कोहल का एनहाइड्राइड भी कह सकते हैं। ठीक है, और कोई रीजन नहीं है इसका। देखते हैं हमने नोट्स में क्या लिखा है। दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच बोथ द वैलेंसी ऑफ बाइवेलेंट ऑक्सीजन एटम आर सेटिस्फाइड बाय एल्किल ग्रुप्स आर कॉल्ड ईथर और एल्कोक्सी एल्केन, दैट इज IUPAC नेम। जैसे कि मैंने कहा, एरिल ग्रुप्स कैन आल्सो बी प्रेजेंट इन प्लेस ऑफ एल्किल ग्रुप। यहाँ एल्किल ग्रुप की जगह एरिल ग्रुप भी हो सकता है। यहाँ आर का मतलब सिर्फ एल्किल ग्रुप नहीं है। जनरल फार्मूला ROR
प्राइम नंबर से हमने लिख दिया, आर प्राइम लिख सकते हैं इसको इससे अलग दिखाने के लिए, दोनों सेम भी हो सकते हैं, है ना। मॉलिक्यूलर फार्मूला है CnH2n+2O, ठीक है। एल्कीन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CnH2n+2, उसके आगे ऑक्सीजन और जोड़ दो, ये ईथर का मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा। एन के लिए कंडीशन क्या है, ग्रेटर देन 1, एक से ज़्यादा ही होगा एन। वेयर आर एंड आर प्राइम, एल्किल और एरिल ग्रुप, आर एंड आर प्राइम मे बी सेम और डिफरेंट। इफ आर एंड आर प्राइम आर सेम इन ईथर देन इट इज कॉल्ड सिंपल ईथर। जैसे कि मैंने बताया आर और आर डैश सेम है तो वो सिंपल ईथर कहलाएगा, और ये अलग हैं तो क्या कहलाएगा, मिक्सड ईथर। कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ये है CH3OCH3, ये दोनों सेम है, यहाँ दोनों C2H5 है, यहाँ दोनों ही एरिल ग्रुप है C6H5, ये भी C6H5, तो ये सिंपल ईथर है। और मिक्सड ईथर में देखिए कि ये CH3 है और यहाँ क्या है, C2H5 है, यहाँ C2H5 है, यहाँ C3H7 है, यानी कि CH2 CH2 CH3 है। यहाँ देखिए एक तरफ है C6H5 और दूसरी तरफ है CH3। नोट में जो मैंने बात आपको बताई थी वही दो बात लिखी हुई हैं। ईथर कैन बी कंसिडर्ड एज डेरिवेटिव ऑफ वाटर, जैसे कि वाटर में HOH ये दोनों हाइड्रोजन अगर हम एल्किल ग्रुप से रिप्लेस कर दें तो वो ईथर बन जाता है, इसीलिए हम इसका डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं। और सेकंड क्या है, ईथर आर आल्सो कॉल्ड एनहाइड्राइड ऑफ एल्कोहल्स, जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड के दो मॉलिक्यूल में से एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करने पर एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है, ऐसे ही अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल से एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करने पर ईथर का फॉर्मेशन होता है। ऑन एलिमिनेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर फ्रॉम टू मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल ईथर इज ऑब्टेन्ड, ये रिएक्शन है, इसीलिए इसको एनहाइड्राइड ऑफ अल्कोहल। ऐसा क्वेश्चन कभी पूछा तो नहीं गया लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ से बनता ज़रूर है, वाई ईथर इज कॉल्ड एनहाइड्राइड ऑफ अल्कोहल, तो उसका रीज़न ये हम दे सकते हैं और ये रिएक्शन के थ्रू इसको समझा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर। आपको पता है नॉमेनक्लेचर तो आप अच्छे से पढ़ भी चुके हो, ईथर का नॉमेनक्लेचर आप अच्छे से पढ़ चुके हो। दो तरह का होता है, कॉमन नेम एंड IUPAC नेम। कॉमन नेम तो बड़ा इजी है कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो भी ग्रुप जुड़े हैं उनके नाम लिखो और लास्ट में क्या लिख दो, ईथर लिख दो। जनरल नेम या कॉमन नेम लिखना बड़ा ही इजी है। सेम ग्रुप है तो डाई लिख दो, जो भी उनका नाम है। यहाँ मिथाइल है, मेथिल है, सेम है तो हमने क्या लिख दिया, डाई मेथिल ईथर। यहाँ दोनों सेम है, एथिल है तो डाई एथिल ईथर। ये भी दोनों सेम है और क्या है, फेनिल ग्रुप है। C6H5 ग्रुप को क्या बोलते हैं, फेनिल ग्रुप बोलते हैं। जनरल नेम है, कॉमन नेम है C6H5 का, तो डाई फेनिल ईथर, ठीक है। यहाँ देखो ये क्या है, एथिल मेथिल ईथर। ये क्या है, एथिल प्रोपिल ईथर। ये क्या है, मेथिल फेनिल ईथर। तो कॉमन नेम तो बड़ा ही ईजी है लिखना। IUPAC नेम में कई बार कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। IUPAC नेम लिखना भी बड़ा इजी है, बस ये ध्यान में रखना है कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो एल्किल ग्रुप्स हैं या कार्बन चेन्स हैं, दोनों तरफ जो कार्बन चेन है उनमें जो लंबी कार्बन चेन होगी उसको तो हम मेन कार्बन चेन मान लेंगे, और जो छोटी कार्बन चेन होगी उसको ऑक्सीजन के साथ मिलाकर एक सबस्टिट्यूट बना देंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है। लंबी कार्बन चेन को तो मेन चेन मान लेंगे और जो छोटी कार्बन चेन है उसको ऑक्सीजन के साथ मिलाकर उसे सबस्टिट्यूट बना देंगे, एल्कोक्सी सबस्टिट्यूट बना देंगे। और यदि दोनों ही कार्बन चेन सेम है तो किसी को भी मेन चेन बना लो और किसी को भी सबस्टिट्यूट बना लो। जैसे यहाँ इसको मेन चेन माना तो मेन चेन में एक कार्बन है तो उसका नेम क्या होगा, मेथेन। एक कार्बन है तो मेथेन, और इसको मान लिया सबस्टिट्यूट ऑक्सीजन के साथ, तो सबस्टिट्यूट क्या बनाते हैं, एल्कोक्सी।
एल्क की जगह जितने कार्बन होते हैं उसका नाम लिखा जाता है। एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मेथ, तो इसका नाम क्या हो गया, मेथॉक्सी मेथेन। ये सब्स्टिट्यूट है, सब्स्टिट्यूट का नेम सबसे पहले आता है, तो सब्स्टिट्यूट क्या है, मेथॉक्सी, और ये क्या हो गया, मेथेन। एक बड़ा एग्जाम्पल लेके देखते हैं, CH3O CH2 CH2 CH3। इसका जनरल नेम क्या होगा, अभी अभी बताया था। जनरल नेम कैसे लिखेंगे कि ऑक्सीजन से जुड़े दोनों एल्किल ग्रुप का नेम लिखो और फिर आगे ईथर जोड़ दो। नेम ABCD के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, जिसका ABCD का लेटर पहले आता है ABCD के अकॉर्डिंग उसको पहले लिख देते हैं। ये है प्रोपिल, ये है मेथिल, तो मेथिल का नाम पहले लिखो, मेथिल प्रोपिल ईथर। जनरल नेम लिखना बड़ा इजी है। IUPAC नेम मैंने क्या कहा कि लॉन्ग चेन ये है, तो जो लॉन्ग चेन है उसको मेन चेन कर लिया, उसकी नंबरिंग कर दी। नंबरिंग उधर से होगी जहाँ जिधर से ऑक्सीजन या ये फिर एल्कोक्सी ग्रुप, जो शॉर्ट चेन है, छोटी चेन है, उसको बना लिया हमने सब्स्टिट्यूट। और ये इधर से जुड़ी हुई है मेन चेन के, तो नंबरिंग इधर से हो गई है ना, 1 कार्बन से जुड़ी हुई है, तो ये है एल्कोक्सी। एल्कोक्सी, ऑक्सी तो कॉमन ही रहेगा। एल्क की जगह हमें ये देखना है कि जो छोटी चेन है उसमें कितने कार्बन है, एक ही कार्बन है, एक कार्बन का एल्क क्या होता है, मेथ, उसके आगे क्या जोड़ना है, मेथॉक्सी, तो क्या हो गया, मेथॉक्सी। अब IUPAC नेम लिखते हैं। हमने लॉन्ग चेन सेलेक्ट कर ली, सिस्टमेटिक ढंग से चलते हैं, जो IUPAC के रूल होते हैं उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। लॉन्ग चेन सेलेक्ट कर ली, उसकी नंबरिंग कर दी, सब्स्टिट्यूट हमने देख लिया क्या मिला है हमें, सब्स्टिट्यूट हमें क्या मिला है, मेथॉक्सी। तो पहले सब्स्टिट्यूट का नेम, पहले उसका नंबर, फिर उसका नेम, नेम क्या है, मेथॉक्सी, और फिर सब्स्टिट्यूट का नेम होने के बाद मेन चेन का नेम। मेन चेन क्या है, 3 कार्बन की मेन चेन है, प्रोपेन। बड़ा इजी है, कैसे भी अब लिखा हो ईथर पहचान में आना चाहिए, अब प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कहीं भी बीच में कैसे भी दे दिया आपको। ये देखिए, तो यहाँ ये ऑक्सीजन है और दोनों तरफ एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। इस तरफ ये लॉन्ग चेन है कार्बन की, इस तरफ शॉर्ट चेन है, तो ये इसके साथ जाएगा ऑक्सीजन और ये क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, और ये अपनी हो जाएगी मेन चेन। अब देखते हैं ये सब्स्टिट्यूट जिस कार्बन से जुड़ा है वो कौन से सिरे से नज़दीक है, तो दोनों ही सिरे से, ये तीसरे नंबर पे आता है, तो नंबरिंग कहीं से भी कर देंगे मेन चेन की, ठीक है। या फिर सीधा ही बोलें कि ये सब्स्टिट्यूट किस सिरे से नज़दीक आ रहा है, दोनों ही सिरों से नज़दीक आ रहा है, तो नंबरिंग हमने अपनी मर्जी के अनुसार कर दी। अब जब नंबरिंग हो जाती है उसके बाद सीधा IUPAC नेम लिखते हैं। IUPAC नेम लिखते हैं तो सब्स्टिट्यूट का नेम सबसे पहले लिखते हैं। सब्स्टिट्यूट यहाँ पर क्या है, एल्कोक्सी, एल्कोक्सी है सब्स्टिट्यूट, ये तो है कॉमन नेम। अब देखते हैं एल्क, एल्क कितने कार्बन का शॉर्ट चेन इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ी हुई है, 2 कार्बन की है, तो 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एथ ऑक्सी, तो ये क्या हो गया, एथॉक्सी सब्स्टिट्यूट जुड़ा हुआ है। कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे है, तो 3 एथॉक्सी, और मेन चेन कितने कार्बन की है, 5 कार्बन की है, तो पेंटेन। ये इसका IUPAC नेम हो गया। 1-2 बार प्रैक्टिस करने के बाद तो फिर ये कोई मैटर ही नहीं रह जाता कि कैसे लिखें। ये देखिए कॉमन नेम हमने इसका क्या बताया था, मेथिल फेनिल ईथर, मेथिल फेनिल ईथर, और एक इसका कॉमन नेम है एनिसोल। IUPAC ने इसको वैलिड कर रखा है एनिसोल को ही, तो ये IUPAC नेम भी है। और ये एग्जाम में एक बार पूछा भी गया था, एनिसोल के स्ट्रक्चर बनाइए। और वैसे अगर हम अपने IUPAC के रूल के अकॉर्डिंग इसका नेम लिखना चाहें तो क्या हो सकता है इसका IUPAC नेम, मेथॉक्सी बेंजीन,
ठीक है। मेथॉक्सी बेंजीन से ज़्यादा पॉपुलर नेम है एनिसोल, और यही ध्यान में रखना है, एनिसोल के लिए कोई रूल नहीं है कि एनिसोल नाम कैसे रखा गया है, इसका कोई रूल है नहीं, इसलिए ये डायरेक्ट आपको ध्यान में रखना होगा। बेंजीन रिंग के ऊपर मेथॉक्सी ग्रुप जुड़ा है, तो वो कौन सा कंपाउंड है? एनिसोल कंपाउंड है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सिंथेसिस मेथड ऑफ ईथर। थैंक यू।